हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं फिजिक्स का सीरीज चल रहा है जिसमें आज हीट का तीसरा पाठ चलेगा। देखिए आज हीट का तीसरा पाठ, ऊष्मा का तीसरा पाठ में 98 तक हो चुका था फ्रेंड्स। देखिए आज 99 से स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिएगा, समझने के प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए समझिएगा, करते हैं क्वेश्चन। देखिए 99 का क्वेश्चन है। देखिए मोटर गाड़ी के रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो मोटर गाड़ी के रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार क्यों किया जाता है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? तो अधिक होती है, जिसके चलते ठंडा पानी का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। चलिए आगे देखते हैं। 100 का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 100 का क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो देखिए किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न तापी इंजनों का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए 101 देखते हैं। देखिए 101 में है, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? तो -196 डिग्री पर किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए 102 देखते हैं। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है? तो देखिए कहाँ पर होता है? अंतरिक्ष यान में, चुंबकीय प्रोत्साहन में, दूर मिति में होता है फ्रेंड्स। चलिए अच्छा है, आगे देखते हैं। 103 वाला देखते हैं। देखिए किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में, देखिए किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वह द्रव में, कोई पदार्थ है वह द्रव में गए बिना सीधे वाष्प में चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। तो ऊर्ध्वपातन कौन कौन पदार्थ हैं? तो कपूर हैं, नैपथीन हैं, अमोनिया क्लोराइड हैं, इनमें से सभी हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। 105 में देखते हैं, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है कहलाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो गलनांक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 106 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है तो क्या कहलाता है? तो ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है तो क्या कहलाता है? तो क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो क्वथनांक कहलाता है। वाष्प में बदल जाता है तो क्वथनांक कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। 107 देखते हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। उसका क्या हो जाता है? तो घट जाता है फ्रेंड्स। चलिए 108 देखते हैं। मिश्र धातु के गलनांक उसके अवयव धातु की अपेक्षा होती है। मिश्र धातु के गलनांक होता है जो धातु की अपेक्षा होती है। क्या होती है? तो निम्न होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? तो निम्न होती है। चलिए क्या होती है? तो निम्न होती है। आगे देखते हैं। 109 में देखते हैं, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है। द्रव से वाष्प में
पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। द्रव से जो वाष्प में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए उसको क्या कहते हैं, तो वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो वाष्पन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 10 वाला देखते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। कोई है ठोस और ठोस से वो द्रव में बदल गया तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? तो गलन कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो गलन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आई टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। चलिए, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने से उसके क्वथनांक क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? तो बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, 112 वाला देखते हैं। चलिए 112 में अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? तो घट जाता है। क्या होता है? तो घट जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 13 वाला देखते हैं। पानी कब उबलता है? पानी उबलता है कब? तो देखिए जल का स्थितीय वाष्प का दाब वातावरण दाब के बराबर हो जाता है, तब उबलता है। जल का स्थितीय वाष्प वातावरण के दाब के बराबर हो जाता है, तब उबल जाता है फ्रेंड्स। चलिए 113। देखिए यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन वाली बात है। इसमें जब पानी 100 डिग्री पर पहुंच जाता है तो उबलता है। देखिए डी भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा सटीक कौन होगा? तो जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरण के दाब के बराबर हो जाता है तो पानी उबलता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, 14 वाला देखते हैं। 14 को देखते हैं। चलिए देखिए 14 देखते हैं। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है? तो 273.16 केल्विन होता है। 273.16 केल्विन होता है फ्रेंड्स। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है तो कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें कन्फ्यूजन वाली बात है कि केल्विन और सेंटीग्रेड, लेकिन केल्विन में होगा। कौन होगा फ्रेंड्स? तो केल्विन होगा। देखिए 15 वाला देखते हैं। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका ताप क्या होगा? किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका ताप क्या होगा? तो घट जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? तो घट जाएगा। चलिए 16 वाला देखते हैं। 16 का क्वेश्चन देखते हैं। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? यहाँ पर है क्वेश्चन अच्छा है। बर्फ, पानी और वाष्प का संतुलन बराबर रहता है तो क्या कहलाता है? तो त्रियक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो त्रियक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? तो त्रियक बिंदु कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 17 वाला देखते हैं। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती हैं। द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती हैं। द्रव के ताप पर निर्भर करता है, द्रव के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, वायु दाब पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव के संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। 18 वाला देखते हैं। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? चावल को जब हम पकाएंगे तो कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा अधिक समय लगेगा फ्रेंड्स। चलिए 18 देखते हैं, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। 19 वाला देखते हैं। देखिए 19 का देखते हैं कि
किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? द्रव के ताप पर निर्भर करती है, वायु के ताप पर निर्भर करता है, द्रव के खुली सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इनमें से सभी पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं 120 का क्वेश्चन देखते हैं। 120 का क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक होता है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए, जल की खुली सतह के ऊपर द्रव का दाब निर्भर करता है। जल के खुली सतह का द्रव के दाब पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 21 वाला देखते हैं, ऊंची पहाड़ी पर हिमपात क्यों होते हैं? ऊंची पहाड़ पर हिम क्यों होता है? तो क्यों होता है? ऊंची पहाड़ी पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। क्या बन जाती है? तो बर्फ बन जाती है। ऊंचाई पर तापमान हिमांक कम होता है, जिससे जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है फ्रेंड्स। चलिए 122 वाला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 122 का क्वेश्चन है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? देखिए इनका अर्थ बोलने का है कि पर्वत पर जब सूर्य पड़ता है, हिमालय पर पड़ता है, तो एक साथ क्यों नहीं पिघल जाता है? तो देखिए क्यों नहीं पिघल जाता है, इसका कारण है। चलिए तो क्या यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। जब सूर्य हिमालय पर पड़ता है तो अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, जिससे चलते संपूर्ण भाग नहीं पिघलता है। चलिए आगे देखते हैं। टेस्ट देखते हैं फ्रेंड्स, किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही क्यों उबलता है? कम ही ताप पर क्यों उबलने लगता है? तो क्यों उबलता है? तो वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो कम होता है। वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो कम होने के कारण जल्दी उबल जाता है। चलिए आगे देखते हैं 24 देखते हैं। देखिए तो देखिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों? जब तेज हवा चलती है तो ओस शीत क्यों नहीं बनती है? तो क्यों नहीं बनती है? बाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? तो तेज हो जाती है, जिससे चलते ओस सूख जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 26 वाला देखते हैं। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होना निर्भर करता है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों होता है? तो क्यों होता है? तो देखिए, बाह्य ताप पर होता है, वायु पर होता है, वायु आर्द्रता पर होता है, इनमें से सभी पर होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं 27 वाला देखते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? तो क्यों चिपक जाता है? दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? तो घट जाता है, इसके चलते चिपक जाता है। देखिए इसका थ्योरी डेली ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स? तो डेली ने दिया था। देखिए ये पहला टॉपिक का है, देखिएगा फर्स्ट शुरू से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 128 वाला देखते हैं। देखिए चलिए 128 वाला देखते हैं। देखिए, बर्फ में स्ट्रिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाते हैं? तो घट जाता है। चलिए 29 वाला देखते हैं। 29 देखिए, 29 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए,
पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास का पानी का स्तर क्या होगा? तो क्या होगा? तो अपरिवर्तित होगा। क्या होगा? तो अपरिवर्तित होगा। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रेस कुकर क्या है? प्रेस कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों पकता है? प्रेस कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो क्यों पकता है? तो देखिए, क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। क्वथनांक जो है अधिक ताप पर होने लगता है, जिसके चलते पक जाता है, खाना जल्दी पक जाता है फ्रेंड्स। चलिए 31 वाला देखते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? क्यों आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है? तो क्यों करता है? पसीना आर्द्रता, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण नहीं होता है। पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण नहीं होता। कहने में नमी रहने पर पसीना का वाष्पीकरण नहीं होता फ्रेंड्स, इसके चलते मनुष्य परेशान रहता है। चलिए आगे 32 वाला देखते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए इनका है, किसी द्रव को क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलता है। पहाड़ पर पानी निम्नलिखित में से किस ताप पर उबलता है? 100 डिग्री से कम पर उबलता है। कब उबलता है? तो 100 डिग्री से कम पर उबलता है। चलिए आगे देखते हैं। 34 वाला देखते हैं। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो गुप्त ऊष्मा कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो गुप्त ऊष्मा कहलाता है। चलिए अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 वाला देखते हैं। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस पदार्थ से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। तो आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस की गलन की क्या कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है तो 80 किलो कैलोरी होता है कि 80 किलो कैलोरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है तो कितनी होती है फ्रेंड्स? वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी ग्राम होता है। 536 कैलोरी ग्राम होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाप से हाथ अधिक जलता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों होता है? तो क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। भाप में क्या होती है? तो गुप्त ऊष्मा। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होती है फ्रेंड्स? तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जिसके चलते भाप से ज्यादा जलता है। चलिए 39 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 39 में है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? तो ऊर्जा संबंधित है। क्या संबंधित है फ्रेंड्स? तो ऊर्जा संबंधित है। चलिए आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? तो किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से मिलती है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा के किस गति नियम से मिलती है? तो प्रथम गति नियम से मिलती है। उद्रोष्म परिवर्तन में क्या होता है? तो ऊष्मा अपरिवर्तित रहता। उस उद्रोष्म परिवर्तन में ऊष्मा अपरिवर्तित रहता। ऊष्मा क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला
142 वाला देखते हैं। 142 देखिए 142 का है। तो देखिए समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? तो समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है। समतापीय परिवर्तन में ताप क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है? तो थर्मोस्टेट एक समान तापमान बनाए रखता है। क्या रखता है? एक समान तापमान बनाए रखता है। चलिए अगला देखते हैं। 144 वाला देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण को पुष्टि करता है। किसको करता है? तो ताप संरक्षण को पुष्टि करता है। सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? तो सूर्य की सतह का ताप 6000 केल्विन होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? तो 6000 केल्विन होता है। देखिए इनका केंद्र में कितना होता है? तो 15 मिलियन होता है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है तथा जमाव बिंदु घट जाता है। जमाव बिंदु क्या हो जाता है? तो घट जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। जब गर्मी मौसम में, अभी जो चल रहा है मौसम, इसमें हम पंखा चलाते हैं तो हमें आराम महसूस होता है। तो क्यों महसूस होता है आराम? तो देखिए हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। हमारा पसीना जो होता है तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कमरे को ठंडा किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जाता है तो कैसे ठंडा किया जाता है? तो देखिए संपीड़ित गैस को छोड़ने से क्या हो जाएगा? तो ठंडा हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। ताप अस्थाई डैश स्थित बनाए रखने का एक साधन है। तो क्या साधन है? तो क्या है? ताप है। क्या है? तो ताप है। चलिए आगे देखते हैं। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट का ताप सेंटीग्रेड ताप का दुगना होता है? किस पर दुगना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है? तो दुगना होता है। चलिए आगे देखते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को स्थिर रखता है। तापमान को क्या रखता है? तो स्थिर रखता है। चलिए फ्रेंड क्या रखता है? तो तापमान को स्थिर रखता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? जब हम अशुद्धि मिलाएंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? तो बढ़ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 53। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रेस कुकर में खाना कम समय में पकता है। क्यों? कुकर में खाना कम समय में पक जाता है। तो क्यों पक जाता है? तो अधिक दाब के कारण उबले पानी का ताप बढ़ जाता है। क्या? उबले पानी का ताप क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? विस्तारण क्या होता है? तो देखिए पदार्थ का घनत्व घट जाता है। पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है? तो घट जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 56 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 56 का क्वेश्चन अच्छा है। देखिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदेह होता है। क्यों? गर्मी में सफ़ेद कपड़ा पहनने की सलाह दी जाती है। तो क्यों दी जाती है? यह अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ए होगा।
जो सफ़ेद वस्तु पर ऊष्मा जो पड़ती है तो उसको क्या कर देते हैं, तो परावर्तित कर देती है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, 57 नंबर देखते हैं। प्रेस कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? प्रेस कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? तो देखिए, अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान में उबलने लगता है। चलिए, थर्मोस्टेट वह यंत्र हैं जो किसी निकाय पर तापमान स्वनियंत्रित करता है। किसी निकाय पर तापमान स्वनियंत्रित करता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है। एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। देखिए, ये कथन गलत है। चलिए आगे देखते हैं, 160 वाला देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए, एक थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है वह क्या होगा? तो जो वो कोई थर्मामीटर है जो 200 डिग्री मापता है, तो वह कौन सा थर्मामीटर है जो 200 डिग्री? तो पूर्ण विकिरण क्या है फ्रेंड्स? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है जो 200 डिग्री को मापता है। चलिए, ऐसे से सूर्य की किरण भी मापा जाता है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं 61 वाला। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? तो क्यों हो जाती हैं? तो देखिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं, तो क्यों हो जाती है? तो फ्रिज के अंदर क्या है? फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है जिसके चलते अतिरिक्त अवशोषित हो जाती है। चलिए 162 वाला देखते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज को अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म देती हैं। कहने का अर्थ है, शीतकाल में एक मोटी कमीज के अपेक्षा दो हम पतली कमीज पहन लेंगे, वो हमें ज़्यादा गर्म देता है। तो क्यों देता है? तो देखिए क्यों देता है, तो देखिए क्या है कारण? तो देखिए, दो कमीज के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। देखिए तो 62 में, दो कमीजों के बीच वायु परतरोधी के माध्यम में रूप में काम करता है। कहने का मतलब एगो से पार हो जाएगा, एगो से पार नहीं होगा फ्रेंड्स। सिर्फ सीधा साधा फंडा यही है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो सी होगा। चलिए 63 देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होगी? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होगी? तो किसका होगा? तो जल का ऊष्मा धारिता अधिक होगा। चलिए 64 वाला, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता होती है। आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड्स? तो आपेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। सेल्सियस में माप का कौन सा ताप 300 केल्विन के बराबर होता है? सेल्सियस में कौन सा माप 300 केल्विन के बराबर होता है? तो कौन किसके बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर 300 केल्विन होता है फ्रेंड्स। चलिए फार्मूला है, फार्मूला पर बनाइएगा, बन जाएगा। देखिए, जब किसी द्रव को 1 kg मात्रा को अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो अवशोषित होने वाली ऊष्मा क्या कहते हैं? तो अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज भी ऊष्मा टॉपिक खत्म हो गया। चलिए एक नए वीडियो के साथ दूसरे वीडियो में नए टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। चलिए थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।